दोस्तों, साल 2020 एक ऐसा साल जिसने एक महामारी के चलते ना जाने कितनी जानें ली थी, लेकिन तभी एक ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। क्योंकि एक माँ और उसके बेटे की बड़ी ही बेदर्दी से उसके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। मामला डबल मर्डर का था और इतना गंभीर था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इससे जुड़ गए थे और इसी के चलते कुछ घंटों में ही पुलिस ने इस केस को सोल्व भी कर दिया था। लेकिन ये केस यहीं पर नहीं रुका और एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां एक बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार होना पड़ा। तो दोस्तों, जानेंगे इस केस की पूरी कहानी कि आखिर क्या हुआ था और क्या था पूरा मामला, किसने किसकी हत्या किस वजह से की थी और क्या था बाप और बेटी के रिश्ते का पूरा सच। यकीनन उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे स्टोरी हंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसे ही वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में एक इलाका पड़ता है गौतमपल्ली। इसी के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 1 में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 सदस्य होते हैं, जिसमें आर.डी. वाजपेयी, उनकी पत्नी मालिनी वाजपेयी, उनका 19 साल का बेटा शरद वाजपेयी और उनकी एक बेटी। आर.डी. वाजपेयी 1998 बैच के रेलवे अधिकारी थे और कुछ समय पहले ही उनका ट्रांसफ़र लखनऊ से दिल्ली हुआ था और अभी फ़िलहाल में उनकी ड्यूटी दिल्ली में ही थी। उनकी पत्नी मालिनी वाजपेयी, बेटा शरद वाजपेयी और बेटी लखनऊ में ही इसी बंगले में रहते थे। उनकी बेटी लखनऊ के ही लोरेटो हाई स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती थी। वहीं पर शूटिंग की ट्रेनिंग भी लेती थी और उसने कई छोटे बड़े टूर्नामेंट में मेडल भी जीत लिए थे। बेटा गोमती नगर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। 19 अगस्त को आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन होने की वजह से परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी वजह से आर.डी. वाजपेयी लखनऊ अपने घर पर नहीं आ पाए। इसलिए उनकी पत्नी मालिनी परिवार के साथ घर पर ही उनका जन्मदिन मनाने की प्लानिंग करती है। जैसा कि शाम को जन्मदिन की प्लानिंग की गई थी तो सभी लोग दोपहर के समय अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। इसके बाद लगभग 3 बजे मालिनी की बेटी अपने मामा को फ़ोन करती है, जो वही लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर गोमती नगर में ही रहते थे। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह बहुत घबराई हुई है। जब उसके मामा पूछते हैं कि क्या हुआ तो मालिनी की बेटी बताती है कि उसकी माँ और भाई उठ नहीं रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। लड़की की आवाज़ सुनकर मालिनी के घर वाले घबरा जाते हैं और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाते हैं। लड़की जैसे ही अपने नाना नानी और बाकी सब घर वालों को देखती है तो तुरंत चिल्लाने लगती है और रोती हुई उनके पास आ जाती है और सभी को एक कमरे में ले जाती है। जैसे ही सभी लोग कमरे में जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वहां वे देखते हैं कि मालिनी और उसका बेटा खून से लथपथ फर्श पर पड़े हुए हैं। वे लोग जब उसके पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वे अब जिंदा नहीं हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां मौजूद लोगों द्वारा पुलिस को जानकारी दी जाती है और कुछ समय बाद ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचने लगते हैं। अधिकारियों द्वारा देखा जाता है कि गोली दोनों के सिर पर मारी गई है। इतने वीआईपी इलाके में इतने बड़े अधिकारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की खबर सुनकर पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है और इस बात की जानकारी दिल्ली में आर.डी. वाजपेयी को भी दी जाती है। आर.डी. वाजपेयी रेलवे में अच्छे और बड़े पद पर तैनात थे, तो उनके रिश्ते वर्तमान के रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी काफ़ी अच्छे बने हुए थे। इसकी जानकारी पीयूष गोयल को भी हो जाती है। तुरंत ही वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करते हैं और डबल मर्डर केस के बारे में बताते हैं
और उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं। क्योंकि इस केस में बड़े बड़े मंत्री भी इन्वॉल्व हो चुके थे, तो राज्य के आला अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू कर देते हैं और जांच आगे बढ़ाते हैं। घटना के समय इन तीनों माँ, बेटे और बेटी के अलावा एक नौकर भी होता है। सबसे पहले शक की सुई नौकर की तरफ हो जाती है, लेकिन शुरुआती जांच में ही ये साफ हो जाता है कि इसमें नौकर का कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस सोचती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इन दोनों की हत्या नहीं कर दी, लेकिन जब पुलिस बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कोई भी उस दिन ना तो बाहर गया था और ना ही बाहर से कोई अंदर आया था। अब ये भी संभावना खारिज हो जाती है। अब पुलिस की अगर कोई मदद कर सकता था तो वो थी वह लड़की। जब पुलिस लड़की से पूछताछ करती है तो वह कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि जब पापा आएंगे तभी वे कुछ बताएगी। उधर इस हत्याकांड की सूचना पाकर आर.डी. वाजपेयी तुरंत दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। बेटी की जिद थी कि वह पिता के आने पर ही सब कुछ बताएगी, मगर फिर भी पुलिस वाले लड़की से संयम और समझदारी से पूछताछ करके जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं। पूछताछ के दौरान लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और घर में भूत प्रेत की होने की बातें करती है। इन सब हरकतों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की लगातार अपने हाथों को छिपा रही है। लड़की की इन हरकतों को देखकर पुलिस वाले उसे हाथ से दुपट्टा हटाने को कहते हैं, लेकिन लड़की ऐसा नहीं करती है। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी उसे प्यार से समझाते हैं और उसके हाथों से दुपट्टा हटाते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लड़की के हाथों पर कम से कम 100 से भी अधिक निशान थे और कुछ निशान तो बिल्कुल ताज़े थे, मानो अभी काटे गए थे। हथेली पर भी एक ताज़ा घाव था, उस पर बैंडेज बंधी थी। जब पुलिस वाले इन जख्मों के बारे में लड़की से पूछते हैं, वह कुछ भी क्लियर नहीं बताती है और अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस वाले लड़की के रूम में तलाशी लेने जाते हैं, जहां उन्हें कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती है। बाथरूम के मिरर पर डिस्क्वालीफाइड ह्यूमन लिखा हुआ होता है और उसके बीचों बीच एक गोली का निशान होता है। पुलिस को रूम में एक लाइसेंसी पिस्तौल भी मिलती है। क्योंकि लड़की प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसे बंदूक का लाइसेंस मिल चुका था। उसी लाइसेंसी बंदूक की 3 गोली गायब थी और घटना के समय भी 3 गोली चलने के सबूत ही मिलते हैं। एक गोली बेटे शरद के सर पर मारी गई थी तथा दूसरी गोली मालिनी के सिर पर मारी गई थी, जबकि एक तीसरी गोली बाथरूम के मिरर पर चलाई गई थी। अब पुलिस को शुरुआती जांच में संकेत मिलने लगते हैं कि ये दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि लड़की ने ही की है। फिर भी पुलिस वाले आर.डी. वाजपेयी का लखनऊ में पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। जब आर.डी. वाजपेयी लखनऊ पहुंचते हैं तो उनकी बेटी उनसे लिपटकर रोने लगती है और फिर उनसे कहना शुरू करती है कि जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ भूत ने किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें करके पुलिस को मिसलीड करती रहती है, मगर जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती दिखाते हैं तो वह तुरंत ही अपनी माँ और भाई की हत्या की बात कबूल कर लेती है। साथ ही वह कहती है कि घर में भूत है जिसने उसे इन दोनों को मारने के लिए कहा था। साथ ही लड़की कहती है कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से माँ और भाई को उस भूत के बारे में बताया करती थी, लेकिन उन दोनों ने भूत होने का यकीन नहीं किया था। पूछताछ करने से खुलासा होता है कि जब मालिनी वाजपेयी अपने बेटे के साथ आराम करने चली जाती है, तब लगभग 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर अपनी मां के कमरे में दाखिल होती है और बिना कुछ कहे मां के ऊपर सीधा गोली से वार कर देती है। भाई भी पास में आराम कर रहा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, लड़की उसके सर पर भी गोली मार देती है और वह भी वही ढेर हो जाता है। जैसा कि लड़की प्रोफेशनल शूटर थी तो उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है और गोली सिर के आर पार हो जाती है, जिससे वे दोनों वहीं पर मर जाते हैं। दोनों को गोली मारने के बाद वह पास में रखी हुई बेडशीट उठाती है और दोनों के ऊपर डाल देती है। फिर अपने मामा को फ़ोन करके पूरी कहानी बनाना शुरू करती है,
घटना के लगभग 4 घंटों के अंदर पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी नाबालिग बेटी ने ही की है। साथ ही पुलिस वाले यह भी बताते हैं कि लड़की की स्थिति से पता चलता है वह गहरे डिप्रेशन में है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने डिप्रेशन की हालत में ही अपनी मां और भाई की हत्या की है। पुलिस यह भी बताती है कि लड़की की हालत इतनी खराब है कि वह पिछले कुछ दिनों से खुद भी चोटिल हो रही है। इस मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आर.डी. वाजपेयी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हैं और वो अपने बयान में अपनी बेटी को अपनी पत्नी और बेटे का कातिल मानने से इनकार कर देते हैं और दावा करते हैं कि उनकी बेटी ने ये हत्याएं नहीं की है बल्कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने घुसकर ये सब किया है। इसलिए वह अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इसी बीच दोनों लाशों को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। लड़की की हालत तब तक इतनी खराब हो जाती है कि वह अपनी मां और भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती है और नानी के साथ उसके घर पर चली जाती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले लड़की के बयान और सबूतों के आधार पर लड़की को हिरासत में ले लेते हैं और लड़की को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जहां उसे डिप्रेस करार दिया जाता है। फिर लड़की को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां आर.डी. वाजपेयी कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल में रखने के बजाय उनके घर पर ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट लड़की की हालत को देखते हुए उनकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं और लड़की को घर पर ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही पुलिस इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि लड़की दिमागी तौर पर बीमार पाई जाती है। उसका इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में किया जाता है और कुछ महीनों में ही लड़की को अदालत द्वारा बेल मिल जाती है और लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली में रहने चली जाती है। धीरे धीरे इस केस को पूरा 1 साल गुजर जाता है। तभी 1 साल बाद आर.डी. वाजपेयी और उनकी लड़की एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन जाते हैं और वजह बड़ी ही शर्मनाक और भयानक होती है। जिस नाबालिग लड़की पर डिप्रेशन की हालत में अपनी माँ और भाई की हत्या का आरोप लगा था, वही लड़की 23 नवंबर को अपने पिता आर.डी. वाजपेयी और अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए शिकायत दर्ज करती है कि उसके पिता काफ़ी दिनों से उसका शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लड़की दावा करती है कि मां और भाई की मृत्यु के बाद वह दिल्ली में अपने पिता के साथ रहने गई, तभी से उसकी बुआ जबरदस्ती उसको पिता के कमरे में भेजना शुरू कर देती है। लड़की अपने पिता और बुआ पर इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पिता और बुआ के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। जैसा कि लड़की ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, तो ये दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर अरेस्ट स्टे ले लेते हैं, यानी पुलिस चाहकर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब इस केस में साबित हो गया था कि लड़की ने डिप्रेशन में आकर ही अपनी मां और भाई की हत्या की है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और मामला आज भी अदालतों की फाइलों में दबा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ लड़की ने जो आरोप अपने पिता और बुआ पर लगाया था, उस मामले में दोनों को आरोपी मानते हुए अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, क्राइम की दुनिया की सच्ची कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।